हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारे चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस पर यूपी पीसीएल टी2 की तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले हम लोग डीआरडीओ की तैयारी किए थे अपने चैनल पर। डीआरडीओ में जितनी भी क्लासेस ली गई थी उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। उसी तरीके से हम लोग यूपी पीसीएल टी2 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी यूपी पीसीएल टी2 की कई क्लासेस ली गई हैं। जो लोग नहीं देखें पिछली क्लासेज, वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है। एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में घूमने की दिशा निर्धारित करने के लिए या ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। देखिए, डीसी मोटर में बोला है, याद रखिएगा, एक होता है डीसी मोटर, एक होता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर में हमेशा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और बात कर लिया जाए डीसी जनरेटर की, तो इसमें लगता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लगता है डीसी जनरेटर में, और बायां हाथ का नियम लगता है डीसी मोटर में। अब बात करते हैं कि मोटर में घूमने की दिशा निर्धारित करना है, तो कौन सा नियम लगेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया जनरेटर है, तो जनरेटर में कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और बाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है, डीसी मोटर में। क्या ज्ञात करना था यहाँ, विद्युत वाहक बल की दिशा, ईएमएफ की दिशा निर्धारित करना था डीसी जनरेटर में, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, अगर हम लोग तीनों उंगलियों को 90 डिग्री पर फैलाएं इस तरीके से, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बोलता है कि जो अंगूठा दिया हुआ है ये बताएगा कि गति की दिशा, ये वाली उंगली बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाली उंगली बताती है ईएमएफ की दिशा। तो इसी ईएमएफ को निकालना था, तो हम लोग कौन सा नियम यूज़ करेंगे, यहाँ पर उपयोग करेंगे फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, चालकता का मात्रक कौन सा नहीं है। देखिए, चालकता का मात्रक कौन सा नहीं है बताना है। ओम, ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि चालकता का मात्रक नहीं है। और ऑप्शन देख लेते हैं, मो चालकता का मात्रक होता है, साइमन भी चालकता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और बी दोनों। तो ए और बी में देखेंगे अगर हम लोग, तो ए तो चालकता का मात्रक नहीं है, लेकिन बी में जो दिया हुआ है वो चालकता का मात्रक है। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओम। ओम चालकता का मात्रक नहीं होता। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। मो और साइमन दोनों क्या होते हैं, चालकता का मात्रक होता है। चालकता किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जो दर्शाती है कि कितनी इजीली उसमें से करंट का फ्लो होगा। जितनी ज़्यादा चालकता होगी, कंडक्टेंस, उतना इजीली करंट का प्रवाह हो जाता है। इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक है। देखिए, हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स की मैराथन क्लास लगाए थे डीआरडीओ में, आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन लिए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने बताया था कि दो मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अब इनमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसके बाद अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त होता है। तो बात कर लीजिए कौन शुद्ध अर्धचालक है, तो शुद्ध अर्धचालक कौन कौन सा होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए व बी दोनों जो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ये जो दिया हुआ है पी टाइप और एन टाइप, ये अशुद्धि मिलाने के बाद प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। अब इसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धि और 5 संयोजकता वाली अशुद्धि, ये सभी हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस ट्रांसफार्मर की साइज़ सबसे कम होगी। देखिए, साइज़ के बारे में बात कर लिया जाए, केवीए रेटिंग सबकी सेम है। देखिए, 2 केवीए का है सब, और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रिक्वेंसी और साइज़ जो होता है एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि सबसे कम साइज़ किसकी होगी। साइज़ सबसे कम होने के लिए क्या करना होगा, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी जिसकी, उसी की साइज़ सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में 400 हर्ट्ज, तो इसकी साइज़ सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर हानि 3200 वाट है। किस पर है, कॉपर हानि 3200 वाट फुल लोड पर। तो आधा लोड कर दिया जाए तो कॉपर लॉस कितना होगा। देखिए, कॉपर लॉस जो होता है लोड के साथ आई स्क्वायर आर के रूप में बदलता है। आई स्क्वायर, लोड के स्क्वायर के रूप में। अगर हम लोग लोड को आधा कर देंगे तो 1/2 करेंगे, आधा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और जो फुल लोड पर दिया हुआ है 3200, इसको इस तरीके से रखेंगे तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो 4/32 कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा 800 वाट।
इनमें से कौन सी हानि लोड के साथ बदलती रहती है? देखिए दो तरीके के लॉसेज होते हैं, एक होता है हमारा आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस के अंतर्गत भंवर द्वारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि दोनों आती है, और कॉपर लॉस हमारा अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि जो लोड के साथ बदलती रहती है वो होती है कॉपर हानि। आयरन हानि लोड के साथ नहीं बदलती, और आयरन हानि के अंतर्गत हिस्टैरिसीस हानि और भंवर द्वारा हानि आती है। तो ये तीनों जो हानि है ये लोड के साथ नहीं बदलेंगे। पूछा कौन सा लोड के साथ बदलती रहती है, तो ये हो जाएगा कॉपर हानि। कॉपर हानि लोड के साथ बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए बहुत से ब्रिज होते हैं जो कि मेजरमेंट में उपयोग किए जाते हैं, उसमें से एक ब्रिज है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज जो होता है किसको मापता है? प्रेरकत्व को मापने में। प्रेरकत्व को मापने में मैक्सवेल ब्रिज उपयोग किया जाता है। और भी ब्रिज होते हैं। प्रतिरोध मापने में, प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। पारस्परिक प्रेरण को मापने में, ये भी नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटेंस को भी मापना होता है तो शेयरिंग ब्रिज उपयोग कर लेते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस ब्रिज के द्वारा प्रेरकत्व का मापन किया जाता है? वेन ब्रिज, वेन ब्रिज के द्वारा फ्रिक्वेंसी मापी जाती है। शेयरिंग ब्रिज के द्वारा कैपेसिटेंस या डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर किया जाता है। मैक्सवेल ब्रिज जो दिया हुआ है इसके द्वारा हम लोग प्रेरकत्व या इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं इसका मापन कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मेजर करते हैं? मीडियम रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कितना होता है? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके से बना होता है। इसकी चार भुजाएं होती हैं, इस तरीके से भुजाएं बनी होती है। अब बीच में एक लगा होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ से इसको सप्लाई दे दीजिए। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जब बैलेंस की कंडीशन होती है तो ये गैल्वेनोमीटर जो लगा इसमें धारा का मान 0 हो जाता है, I बराबर 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जब तो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो लगा है अगर बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा जिसमें धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में 2% की स्लिप है और रोटर का इनपुट पावर दे दिया है 200 वाट, तो रोटर का कॉपर लॉस बताना है कितना होगा? देखिए रोटर का जो कॉपर लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस बराबर होता है स्लिप एस इंटू इनपुट पावर। रोटर का जो इनपुट पावर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रोटर इनपुट पावर, इनपुट पावर। तो यहाँ से देखिए स्लिप कितना 2% है, 2% है तो 2% रख दीजिए। इनपुट का पावर दिया है कितना 200, तो 100 दूना 200, यहाँ से आ जाएगा 2 2 4 वाट। तो कुल मिला के हम लोग को लॉसेज जो मिल गया रोटर पर वो मिल गया 4 वाट का। अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप का कलर क्या होता है? देखिए एक सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप जिसको बोल देते हैं। तो इसका कलर क्या होता है? लाल, पीला, गुलाबी या ब्लूइश ग्रीन। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सोडियम लैंप जो होता है वो पीला कलर का होता है। ब्लूइश ग्रीन जो होता है ये मरकरी वेपर लैंप का कलर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावर सिस्टम में 132 kV या उससे ऊपर के वोल्टेज पर कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है? देखिए हाई वोल्टेज पर जो सर्किट ब्रेकर काम में लिया जाता है वो होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। SF6 सर्किट ब्रेकर को हम लोग बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। ये बहुत ही हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। इनमें से किस एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है? देखिए 3 तरीके का एम्पलीफायर होता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर। तो देखिए यहाँ पे कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 डिग्री होता है, और कॉमन एमीटर में होता है 180 डिग्री का। कहने का मतलब है कि कॉमन एमीटर में अगर हम लोग इस तरीके की सप्लाई देते हैं, इस तरीके से देखिए अगर इस तरीके की सप्लाई दिए तो इसका फेज इन्वर्स हो जाएगा। 180 का मतलब होता है कि इन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो सप्लाई होगी इस तरीके से हमको मिलेगी। तो ये होता है किसमें? कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है किसमें? कॉमन एमीटर में। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है? रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसका विश्वास ज़्यादा होता है वो कौन सा सिस्टम होता है? ट्री सिस्टम, रेडियल सिस्टम, सभी रिलायबल होते हैं, या रिंगमैन सिस्टम? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिंगमैन सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम में क्या होता है? एक रिंग के फॉर्म में जो होता है यहाँ से कई स्थान से फीडिंग की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंगमैन सिस्टम। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, विश्वसनीय, वो होता है रिंगमैन सिस्टम। डीसी सीरीज मोटर की नो लोड पर स्पीड कितनी होती है? देखिए डीसी सीरीज मोटर पर नो लोड पर कितना स्पीड होती है? स्पीड जो होता है एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड के या फ्लक्स के फाई के। तो जब फाई 0 हो जाएगा नो लोड पर, फाई का मान हो जाएगा 0, स्पीड बढ़ के हो जाएगी अनंत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ब्रेक डाउन रीजन में जीरो डायोड किसके जैसा काम करता है कि ब्रेक डाउन रीजन में जब जाता है ना, एक हमारा जीरो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो इस तरीके से जब हम लोग बढ़ाते जाते हैं रिवर्स बायस में वोल्टेज, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है ब्रेक डाउन पॉइंट। यहाँ से हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज की तरह काम करने लगता है। इसी को हम लोग स्टेबलाइजर में यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को उठाकर हम लोग कहाँ यूज़ कर लेते हैं, स्टेबलाइजर में। कांस्टेंट वोल्टेज की तरह स्थिर वोल्टेज सोर्स, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए SCR में 4 लेयर होती है इस तरीके से, 1 2 3 4 PN, ये 4 लेयर होती है, 3 जंक्शन होता है, 1 2 3, ये 3 जंक्शन होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक SCR में होल्डिंग करंट का मान 2 एम्पियर है, तो लैचिंग करंट का मान क्या होगा? देखिए लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है और होल्डिंग करंट होता है क्या, टर्न ऑफ प्रोसेस से। तो होल्डिंग करंट हमेशा कम होता है और लैचिंग करंट हमेशा ज़्यादा होता है। लैचिंग करंट जो होता है लगभग 2 से 3 गुना होता है किसका, होल्डिंग करंट का, IH का। तो यहाँ पे IH क्या दिया हुआ है, होल्डिंग करंट 2 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 गुना लेते हैं तो 3 दूना 6, कुल मिला के हम लोग को क्या हो जाएगा, लैचिंग करंट का मान मिल जाएगा 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिले ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है, वो होता है बुकहोल्ड रिले। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन करता है। ये जो रिले दिए हुए हैं, प्रतिबाधा रिले, प्रतिघात रिले, मोह रिले, ये सब ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर इनमें से किसे नहीं बदलता है? देखिए ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे, उसमें धारा को बदला जाता है। वोल्टेज अप करेंगे तो धारा डाउन होती है, और वोल्टेज भी बदलता है, धारा वोल्टेज बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर में कभी भी फ्रिक्वेंसी का मान चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन, एक 220 ऑब्लिक 110 के भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न 200 है, तो सेकेंडरी में टर्न क्या होगा? देखिए प्राइमरी का वोल्टेज क्या दिया हुआ है, E1 बराबर, ये प्राइमरी साइड में है कितना 220, और सेकेंडरी साइड में कितना दिया हुआ है, E2 का मान 110। पूछा है कि प्राइमरी में टर्न N1 दिया हुआ है कितना 200, तो N2 में टर्न क्या होगा, सेकेंडरी पर टर्न बताना है। देखिए एक फार्मूला होता है E2 बटे में E1 बराबर N2 बटा N1। अब यहाँ से इस फार्मूले से आप लोग निकाल लीजिए, 110 दिया हुआ है E2 और E1 दिया हुआ है 220 बराबर N2 निकालना है हम लोग को। N1 कितना दिया हुआ है 200, तो यहाँ से निकाल लीजिए, इसको काट दीजिए, 110 दूना 220, ये 2 से काट दीजिए, इसको 100 हो जाएगा। N2 बराबर क्या मिल जाएगा, 100 टर्न मिल जाएगा। N2 पे क्या मिल गया, 100 टर्न। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, एक 220 ऑब्लिक 100 के भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर धारा 50 एम्पीयर, सेकेंडरी पर धारा क्या होगी? वैसे ही इसमें भी लगाइए, लेकिन इसमें फार्मूला जो लगेगा क्या लगेगा, I1 बटे में I2 बराबर हो जाएगा E2 बटा E1, ये फार्मूला होगा। क्योंकि देखिए हम लोग का जो फार्मूला होता है E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1 बराबर I1 बटा I2 होता है। ये फार्मूला होता है ट्रांसफार्मेशन रेशियो का। तो यहाँ से मान को रखिए, I1 का मान क्या है, प्राइमरी में धारा 50 है, I2 निकालना है, और क्या दिया हुआ, E2 का मान दिया हुआ है 110, E1 का मान दिया हुआ है 220। यहाँ से हल करिए, 2 बार में कट जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I2 का मान क्या मिल जाएगा, 100 एम्पियर। I2 का मान क्या मिल गया, 100 एम्पियर। इसका भी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? मोटर आप लोग देखे होंगे, मोटर को हम लोग क्या करते हैं, जब लाइन आती है तो हम लोग सप्लाई देते हैं, तो वो कौन सी एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर मोटर क्या होता है, घूमने लगती है तो हम लोग को मिल जाती है यांत्रिक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है? देखिए 2 तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, सही है, वोल्टेज घटाएगा नहीं, वोल्टेज घटाता नहीं, धारा बढ़ाएगा नहीं, धारा को घटा देगा, क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ाएगा तो धारा घट जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेजता घटाना या वोल्टेजता बढ़ाना, धारा बढ़ाना, ए व बी दोनों। देखिए स्टेप डाउन है तो वोल्टेजता तो घटाएगा, क्लियर है, ये वोल्टेज घटाएगा, वोल्टेजता बढ़ाएगा नहीं, ए नहीं होगा, बी सही है। धारा को बढ़ाना, जब वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा पावर कांस्टेंट होती है ट्रांसफार्मर में, अगर एक चीज़ बढ़ता है तो एक चीज़ घटता है। तो स्टेप डाउन है तो वोल्टेज बढ़ा देगा, धारा को घटाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर पावर कांस्टेंट होगी, तो वोल्टेजता घटाएगा, सही है, और धारा को बढ़ाएगा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन,
मेगर के द्वारा क्या मापा जाता है? मेगर के बारे में आप लोग सुने होंगे। मेगर जो होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन करता है। इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, मेगा ओम में इसको मापा जाता है। तो मेगर के द्वारा क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएमएमसी यंत्र काम करता है। पीएमएमसी यंत्र के बारे में आप लोग सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये हमेशा एसी पर नहीं काम करता है, ये हमेशा किस पर काम करता है? डीसी पर ही काम करता है। ओनली डीसी, सिर्फ डीसी सप्लाई पर काम करता है पीएमएमसी, एसी पर काम करता ही नहीं है। अगर एसी सप्लाई दे देंगे तो ये अपनी रीडिंग 0 दे देगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पर काम करता है? देखिए मूविंग कॉइल इसको बोलते हैं पीएमएमसी को। ये तो सिर्फ डीसी पे काम करता है, लेकिन मूविंग आयरन टाइप, जिसको एमआई टाइप भी बोलते हैं, मूविंग आयरन, ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपी पीसीएल टी2 के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।